Hello, dear students. Today we are starting our lecture 4 of current electricity, that is relation between drift velocity and current electricity and the current. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है. इसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. ये फार्मूला आप याद रखेंगे, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. इसमें हमें समझना है क्या रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ और किस तरीके से इस रिलेशन को हम करते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ध्यान देना. मेटल या फिर किसी भी कंडक्टर की अगर हम बात करें तो मेटल या कंडक्टर में जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, देखो करंट तभी फ्लो होता है जब उसके अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं. अब चार्ज कैरियर्स क्या हैं? मेटल और कंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं? करंट को फ्लो करवाते हैं. यहाँ पे जो वी डी हम लिखते हैं वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. टाउ जो लिखते हैं ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, सक्सेसिव टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स. ए की बात करें, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया. जैसे मेरे पास एक पेन है, इस पेन के इस वाले हिस्से की बात करें तो इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया. इसी तरीके से ये मेरे पास मार्कर है, इसके इस वाले हिस्से को बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, कोई भी पाइप होता है तो उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया. हमारी जो वायर होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, इसीलिए हम वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं. चाहे वो छोटा सा ही होता है लेकिन वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ. एन की बात करें, जो स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कितनी होती है नॉर्मली? 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब. 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब. अब इसी साल 55 सेट जो हमारा था उसमें क्वेश्चन आया था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. नाउ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैंने पहले ही बताया था, बहुत धीरे चलता है. 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड या फिर फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है. ये क्वेश्चन आता है तो आपने यही आंसर लिखना है. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड और 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड. तो इतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है इलेक्ट्रॉन, बहुत धीरे चलता है. इलेक्ट्रॉन के धीरे चलने का कारण ये है वो आलसी नहीं है, उसे दुनिया की चीज़ों ने मार ही इतना रखा है. इलेक्ट्रॉन को अगर देखें, करंट अगर इस तरफ बहता है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ बहता है. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है. मतलब इलेक्ट्रॉन सबके अपोजिट ही चलता है या फिर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही सारी चीज़ें चलती हैं. तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सबके अपोजिट चलता है इसीलिए, और वही रिस्पॉन्सिबल है करंट को बहाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन पीछे रह जाता है, इलेक्ट्रॉन को अपोजिट में चलना पड़ता है और तभी जाके वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है. तो हमेशा पीछे चलने वाला ये ज़रूरी नहीं कि वो पीछे हो, और कभी ना भी किसी चीज़ की मदद कर रहा होता है. अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास एक वायर है और ये कंप्लीट वायर की लेंथ मैंने ली है VL. ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें पता ही है. इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते हैं, ये सब हमें पता है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने इस तरफ ली है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा. ओके, अब इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जा रहा होगा, मैं छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूँ, पूरी वायर की अभी बात नहीं करते हैं, हम छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब चलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, यहाँ से शिफ्ट होकर इधर को आएगा, थोड़ा और शिफ्ट होगा क्योंकि फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो फोर्स इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रॉन सारे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, यानी इस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है. अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, इसको टाइम लग रहा है dt टाइम, एक छोटा सा टाइम पीरियड dt टाइम. ठीक, और ये जो लेंथ है कंप्लीट लेंथ तो dl है, और मैं छोटी सी लेंथ ले रहा हूँ तो उसको dl ले सकते हैं. dl जो है ये छोटी सी लेंथ है जिसमें हम डेरिवेशन कर रहे हैं, इतनी सी लेंथ की बात करते हैं हम. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचने पे जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो है dl, जो टाइम ले रहा है वो है dt, और जो वेलोसिटी से चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कौन सी वेलोसिटी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत धीरे धीरे वाली, जिसकी कितनी होती है 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है वो. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है. ठीक, dq क्या है? इसके अंदर छोटा सा चार्ज है क्योंकि पूरे में चार्ज जो होगा कंप्लीट वो तो टोटल q होगा, लेकिन छोटा सा चार्ज में इसमें ले रहा हूँ dq. और dt क्या है? छोटा सा टाइम dt, क्योंकि हम पूरी वायर की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं. इसमें जो लेंथ होगी वो dl होगी. अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम.
तो अगर मैं तुमसे पूछूं इस वाले पार्ट में जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ आने पर सर dl डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. सो द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट गोइंग द dl डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. कितने टाइम पीरियड में जा रहा है, dt टाइम पीरियड में जा रहा है. किस स्पीड से जा रहा है, vd वेलोसिटी से जा रहा है. तो उसकी स्पीड हो गई vt और टाइम हो गया dt. तो इसका मतलब जो हमारा dl डिस्टेंस है वो कितनी है, स्पीड इंटू टाइम के हिसाब से vd इंटू dt, यानी कि dl को मैं लिख सकता हूँ vd इंटू dt. गॉट इट. ये हमारी पहली चीज हो गई. तो इसको समझना है कि डिस्टेंस इंटू टाइम लगा के मैंने ये पता कर लिया इलेक्ट्रॉन इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है जो कि स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है vd इंटू dt. vd इंटू dt, ये हमारा पहली चीज हुई. अब इसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है और ये जो मेरा मैंने एलिमेंट लिया है ये भी कैसा है, ये भी एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, सिलेंडर के रूप में है. तो अगर ये सिलेंडर के रूप में है, इसके वॉल्यूम की बात करूं, इसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसकी बात करें तो इसको देखते हैं हम क्या होगा इसके अंदर. देखो, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बताया ये वाला पार्ट होता है इसका, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ. ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है क्योंकि अभी भी इसकी लेंथ, ये जो एरिया है वो कम ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अभी भी ए ही होगा. ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी भी ए ही होगा. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्ट हो रहा है, उस तरफ को जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहे हैं, एक्टिंग राइट टू लेफ्ट. ठीक है. अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, इसमें वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम देखो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना आप. अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बनाता हूँ, ये एक सिलेंडर है, इसकी हाइट है h. ठीक. तो किसी भी, इसका रेडियस है मान लो r, तो किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इस सर्कल का ही तो एरिया होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर यही तो हुआ. और यही एरिया मैंने क्या माना है अपने वाली कंडीशन में, ये माना है, यानी कि ये इसको पाई आर स्क्वायर जो है एरिया है और वही मेरे पास भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है. h क्या है, h इसकी लेंथ है और मेरी कंडीशन में लेंथ क्या है, dl है. तो क्या मैं इसको पाई आर स्क्वायर h होता है तो a इंटू डी एल नहीं लिख सकता, तो वॉल्यूम कितना होगा a इंटू डी एल. तो इस तरीके से इस वॉल्यूम को a इंटू डी एल लिख दिया जाएगा. तो इस पर कंफ्यूज मत होना, a इंटू डी एल कैसा है इसका, ये तरीका है. ठीक है. तो हमारा वॉल्यूम जो होगा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट या फिर लेंथ, जो लेंथ हमने ली थी dl, तो a इंटू डी एल. अच्छा, dl हमने निकाल चुके हैं, हम याद होगा आपको, dl इज इक्वल टू वी डी इंटू डी टी, स्पीड इंटू टाइम के फॉर्मूले से हमने निकाला था. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा a dl की जगह आ जाएगा, बिकॉज dl इज इक्वल टू वी डी इंटू डी टी, दैट इज वेलोसिटी इंटू टाइम. तो ये आ गया वी डी इंटू डी टी. ठीक है. ये हमारा फॉर्मूला बना a वी डी इंटू डी टी. अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, देखो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन 1 मीटर क्यूब पर ये कितने होंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा था n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, n. तो अब पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, पूरे वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे n को तो पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा. ये तो n तो है एक पर यूनिट वॉल्यूम में, छोटी सी वॉल्यूम में इतने हैं. अगर पूरे का निकालना है तो n को पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना होगा. इस पूरे वॉल्यूम से अगर n को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम हो जाएगा n, क्योंकि नंबर डेंसिटी n है, एक यूनिट वॉल्यूम में n है, तो टोटल वॉल्यूम में हो गया n इंटू ए वी डी इंटू डी टी. ठीक. अब निकालेंगे हम चार्ज, क्योंकि करंट बिना चार्ज के तो हो नहीं सकता, चार्ज चाहिए अब हमें. अब चार्ज कैसे आएगा, देखो Q इज इक्वल टू होता है NE. तो यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास, अगर इसको मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर नंबर ऑफ Q इज इक्वल टू होता है NE, अगर मैं इसको, ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस वॉल्यूम के अंदर. तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई होता है, Q इज इक्वल टू NE. तो चार्ज इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज dq इज इक्वल टू, अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा. तो n a वी डी इंटू डी टी इंटू ई,
इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया Q इज इक्वल टू एन वाले फॉर्मूले से, तो मेरे पास टोटल चार्ज आ गया। ये dt यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे करंट बनाना है। करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो करंट लाना है तो चार्ज को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डी क्यू अपॉन ये डी टी मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन ए वी डी ई। ठीक, अगर मैं डी क्यू अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूँ, चार्ज अपॉन टाइम को करंट, आई इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ एन ई ए वी डी, मैंने ई को इधर लिख दिया ए वी डी। अच्छा, इसको याद करने का तरीका है वीना, वीना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन एंड ए, तो वीना, वीना से आप याद कर सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन होता है वीना। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये रिलेशन हमारा बहुत यूज आएगा आगे भी। तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ डेरिवेशन था। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट्स होते हैं, यू कैन जस्ट कमेंट इट, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई एम न्यू टू द यूट्यूब, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हों, जस्ट लेट मी नो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और प्रीवियस ईयर के जो इस साल के पेपर्स हैं वो भी मैं क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स के साथ ही सॉल्व करूँगा। सो stay tuned with me in YouTube and let me know if you have any problems. Subscribe and like it, as well as give the views. Thank you.